ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं, यानी कि इस पर एक और संरचना पाई जा रही है। यदि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक संरचना बनाई है छोटी छोटी, ये तीलीनुमा संरचना है और ये सभी पर पाई जाएगी। मैंने 2 पर ही बनाई है, ये सभी जो है पृष्ठ पर पाई जाएगी। तो ये जो तीलीनुमा संरचना है ये कहलाती है F1 पार्टिकल। ठीक है, और ये जो F1 पार्टिकल हैं यही एटीपी सिंथेसिस के स्थल होते हैं, यानी कि एटीपी सिंथेसिस जो होगा वो F1 पार्टिकल पर होगा। तो जितने ज़्यादा F1 पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा एटीपी का निर्माण होगा। इट मीन्स हमें यदि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा तो इस पर F1 पार्टिकल हैं वो भी ज़्यादा होंगे और एटीपी का जो संख्या है वो भी ज़्यादा बन पाएगी। तो इसीलिए इसमें जो है ये जो इनर फोल्ड्स पाए जाते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाए। अब ये जो है F1 पार्टिकल यही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और नहीं बताई, इसमें मैंने एक संरचना यहाँ पर दिखाई हुई है, ये यहाँ बीच में लेना चाहिए था वैसे तो। ये जो संरचना है मैं इसको क्रॉस करके ले रहा हूँ, हालांकि आना डायरेक्ट यहाँ चाहिए था सीधा। कभी भी आप डायग्राम यदि बनाते हैं यहाँ पर एग्जाम में तो इस तरह से क्रॉस करके न बनाए, लाइन जो है एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। हमें पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक या विशेष प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। ठीक है, इसमें खुद के जब डीएनए है तो इसमें खुद के राइबोसोम भी होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं ये इसके माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। ये मैट्रिक्स वाले जो है हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात। मैं F1 पार्टिकल की बात कर रहा था। F1 जो पार्टिकल है ये सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है पार्ट होता है। यदि F1 पार्टिकल को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ये इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये F1 पार्टिकल का हमने मैग्निफिकेशन किया है। इसमें जो ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है हेड। ये लगभग 90 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। ये जो संरचना है ये कहलाता है स्टॉक। ठीक है, ये लगभग 45 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये जो बेस कहलाता है ये होता है लगभग 70 एंगस्ट्रॉम का। तो ये जो है F1 पार्टिकल है। अब आते हैं इसके कार्यों की। माइटोकॉन्ड्रिया का हम सबसे पहले लाइन में हमने पढ़ा था कि क्या फंक्शन है, ये पावर हाउस कहलाता है और ये इसका काम है एटीपी का सिंथेसिस का करना। तो सबसे पहला जो काम होगा इसका फंक्शन में वो होगा इसका एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस का जो प्रोसेस है
उसको जो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पर ये F1 जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है। इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारी एनर्जी जो ली जाती है, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होता है वह एनर्जी में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है ग्लूकोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो सबसे पहले क्या है मोनोसेक्राइड्स में टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के बाद जहाँ जिस सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है वहाँ ये जो है ग्लूकोज उस सेल को प्रोवाइड होती है। तो सेल के बाहर की ओर गलत ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं इनको। ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इन्हीं चैनल्स के द्वारा, ये प्रोटीन के चैनल होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो इन चैनल्स के द्वारा ही ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। कब होती है? जबकि सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तभी ये चैनल खुलते हैं। जब एक बार ग्लूकोज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाती है तो यह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इसी ऑक्सीडेशन से एटीपी का निर्माण होता है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ग्लूकोज जो है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है उसके अंदर ग्लूकोज का या कहें तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, या ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का टूटना, और ये जो ग्लूकोज है ये टूटती है पायरुवेट नामक मॉलिक्यूल में। ये जो पायरुवेट है, ये जो प्रोसेस हो रही है ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ये देखिए अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश नहीं किया है इसने, यानी कि ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। यानी कि यहाँ पर से ये मान लेते हैं ये चैनल है, यहाँ से ग्लूकोज एंटर कर रही है, ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रही है? पायरुवेट में। ठीक है, ये पायरुवेट फिर
माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। यहां तक ये जो प्रोसेस कहला रही है, ठीक है, ये जो प्रोसेस कर रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन ग्लाइकोलाइसिस है, ये कहाँ हो रही है? अभी साइटोप्लाज्म में। ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां पर ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जहां ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगी। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल होगा कहाँ पर? मैट्रिक्स वाले हिस्से में। और इसके द्वारा जो इसका कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या बन रहे हैं? यहाँ पर एटीपी बनेंगी, डायरेक्ट एटीपी भी बनती है। दूसरा NADH बनता है। तीसरा FADH बनता है। और चौथा GTP बनती है। ATP और GTP ये डायरेक्ट एनर्जी करेंसी है, यानी कि दोनों की दोनों जो है कहीं भी एनर्जी चाहिए होगी वहां पर ये इस्तेमाल में डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन NADH और FADH जो है ये एनर्जी करेंसी के रूप में इस्तेमाल में नहीं होते। ये क्या करते हैं? FAD और NADH ये फिर एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां पर जाकर फिर इनका कन्वर्जन होता है ATP में। यानी कि ये NADH और FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करने के बाद ये ATP का सिंथेसिस करते हैं। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में कुल 40 ATP का निर्माण होता है। ये ग्रॉस में बता रहा हूं। ग्लूकोज से पायरुवेट के कन्वर्जन में यहां पर -2 ATP यानी कि 2 ATP का जो है उपयोग में ले लिया जाता है, इसलिए -2 बराबर 38 ATP का सिंथेसिस होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो कुल मिलाकर नेट 38 ATP का हमें लाभ होता है, यानी 38 ATP बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और फंक्शन की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन पर आता है, तो आपको ये जो है पूरा एक्सप्लेन करना है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो जाएगी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसकी जो हिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन, ये 3 चीज़ हो जाएंगी और आपका ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू।